अब मैं बात करूंगा पहले तो लड़ाई क्यों शुरू हुई, रशिया की क्या डिमांड्स है और बाकी यूक्रेन की क्या पोजीशन थी इन डिमांड्स को लेके। और फिर बात करूंगा मैं एज ए मिलिट्री एनालिस्ट कि ये लड़ाई किस तरीके से लड़ी जा रही है और आगे क्या होने वाला है और आज क्या सिचुएशन है कि क्या रशिया के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो उसने मिलिट्री एम ऑब्जेक्टिव चूज किए थे क्या वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। आज बात करूंगा यूक्रेन और रशिया क्राइसिस की। जिस तरीके से रशिया ने इन्वेड किया है, एक इन्वेजन है, ये मॉडर्न इन्वेजन है जो रशिया ने किया यूक्रेन के ऊपर। और ये क्राइसिस कई दिनों से बिल्डअप हो रही थी, लेकिन दुनिया को उम्मीद नहीं थी कि एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर, एक देश के ऊपर इस तरीके से दूसरा देश जो है हमला बोल देगा और इस तरीके से ये पैन आउट होगा जो पिछले 5-6 दिनों से पूरी की पूरी दुनिया इस वॉर को अपने ड्राइंग रूम में देख रही है। तमाम टीवी चैनल्स इसको कवर कर रहे हैं डिटेल में। तो आप देख सकते हैं कि आज के ज़माने में जब युद्ध छिड़ता है तो उसकी कितनी भयावह स्थिति होती है। एनीवे, इस पे बाद में बात करेंगे। अब मैं बात करूंगा पहले तो लड़ाई क्यों शुरू हुई, रशिया की क्या डिमांड्स है और बाकी यूक्रेन की क्या पोजीशन थी इन डिमांड्स को लेके। और फिर बात करूंगा मैं एज ए मिलिट्री एनालिस्ट कि ये लड़ाई किस तरीके से लड़ी जा रही है और आगे क्या होने वाला है और आज क्या सिचुएशन है कि क्या रशिया के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो उसने मिलिट्री एम ऑब्जेक्टिव चूज किए थे क्या वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए। सबसे पहले रशिया की डिमांड्स। रशिया की सबसे पहली डिमांड यह थी कि नाटो का ईस्टर्न यूरोप से एक्सपेंशन बंद होना चाहिए। कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ 1991 में, जब यूएसएसआर का ब्रेकअप हुआ, उसके बाद से नाटो जो है स्टेडीली एक्सपेंड कर रहा है ईस्टर्न यूरोप में। और बहुत से देश जो पहले रशिया यूएसएसआर का हिस्सा थे वो आज नाटो का अभिन्न अंग है। उसके बाद उनकी डिमांड थी कि नाटो पोलैंड से और बाल्टिक स्टेट्स हैं वहां से पूरी की पूरी अपनी फोर्सेस को विड्रॉ कर ले। तीसरी डिमांड थी कि यूक्रेन मस्ट नेवर बिकम ए मेंबर ऑफ नाटो। नेवर वर्ड यूज किया था कि कभी भी जिंदगी में ये मेंबर नहीं बनना चाहिए नाटो का। और लीगल गारंटी नाटो की तरफ से कि इसके बाद जो है आप और किसी कंट्री को ईस्टर्न यूरोप में ऐड नहीं करेंगे। इस टाइप की लीगल गारंटी रशिया चाहता था नाटो से। उसकी अगली डिमांड थी कि टोटल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होना चाहिए यूरोप का, कि यूरोप में जो न्यूक्लियर मिसाइल्स तैनात हैं नाटो फोर्सेस की वो सब की सब डिसआर्म होनी चाहिए। और उसकी लास्ट डिमांड थी कि यूएस और नाटो मेंबर्स जो है अपनी सारी की सारी फोर्सेस यहां से निकाल लें ईस्टर्न यूरोप से, और पोलैंड, लातविया, स्लोवेकिया, हंगरी, लिथुआनिया, यहां पर जो भी फोर्सेस इनको विड्रॉ किया जाए। ये पुतिन की जिद थी और इस पर जो है काफी दिनों से गहमा गहमी चल रही है। और अब मैं थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा, जब 2013-14 में जब तख्ता पलट हुआ यूक्रेन के अंदर, जब उनके प्रेसिडेंट जो कि प्रो रशिया थे, उनको मैसिव प्रोटेस्ट, यूक्रेन पूरा का पूरा सड़कों पर था और उनको भागना पड़ा रशिया में। और उसके बाद जब इलेक्शंस हुए तो प्रेजेंट सरकार आई, तो वहीं से रशिया की जो है फाइट यूक्रेन के साथ डोमिनेशन की, इन्फ्लुएंस की चल रही थी। इसी के मद्देनजर उन्होंने 2014 में क्रीमिया को हथिया लिया था और उसके बाद सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी दोनों पे रशिया का इन्फ्लुएंस था। रशिया को इस चीज से खुश हो जाना चाहिए था, लेकिन पुतिन के मन में कुछ और बात थी। अब बात करेंगे नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन की। ये पाइपलाइन बीच बीच में इसका मुद्दा आता है, लेकिन अभी लोग कम बात कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस लड़ाई को समझने के लिए। ये पहले एक नॉर्ड 1 स्ट्रीम पाइपलाइन थी, अब ये दूसरी नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है जो कि रशिया से जर्मनी को जाती है। आपको पता है रशिया जो है बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है गैस का और ऑयल का, और यूरोप काफी हद तक डिपेंडेंट है, स्पेशली जर्मनी। तो ये जो पाइपलाइन है 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है और इसका काम है रशिया से गैस को लेके जाना जर्मनी में, जहां की 26 मिलियन घरों को इस गैस की जरूरत है उनको हीट करने के लिए। ये पाइपलाइन 25 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ गैस हर साल जर्मनी को देगी और ये बहुत महंगी पाइपलाइन है। पाइपलाइन कंप्लीट हो गई है, अभी उसका सर्टिफिकेशन बाकी था जो कि अभी जर्मनी ने रोक दिया है। तो यहां पर भी
इसकी पॉलिटिक्स ये है कि जिन स्टेट से पाइपलाइन जानी थी उनको जो है ट्रांजिट फीस मिलती है, जो अभी मिलेगी नहीं। एंड यूक्रेन जो पुरानी पाइपलाइन है उसकी फीस मांग रहा था, जो रशिया देने के लिए तैयार नहीं है। सो कहीं ना कहीं ऑयल एंड गैस की पॉलिटिक्स भी इस पूरी लड़ाई में इसका भी असर है इसके ऊपर। यूएस को ये लगता है कि अगर ज्यादा यूरोप के देश रशिया पे डिपेंड करने लगेंगे एनर्जी रिसोर्सेज के लिए, खासतौर पे गैस के लिए, ये यूएस के लिए अच्छी बात थी, रशिया का इन्फ्लुएंस हो जाएगा। रशिया ने क्या किया, पूरी की पूरी जो पाइपलाइन ये वाली है ये बाल्टिक सी से निकाली, जिससे कि उसको ट्रांजिट फीस ना देनी पड़े। अभी रिस्पांस क्या रहा है, जो यूएसएसआर रशिया की जो डिमांड्स रही हैं उन पे क्या रिस्पांस रहा है नाटो का। सबसे पहले नाटो ने ये बोला कि अभी 30 मेंबर्स हैं हमारे, और हम किसी को फोर्स नहीं करते हैं नाटो का मेंबर बनने के लिए, और हर सॉवरेन डेमोक्रेटिक कंट्री के पास ये हक है कि वो जब चाहें किसी भी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बन सकते हैं, तो हम उनको रोक नहीं सकते। तो ये पहला उनका जवाब था। दूसरा, उन्होंने कहा रशिया को, देखो नाटो में आपकी कोई वीटो नहीं है, आपकी वीटो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में है, यहां नहीं है। तो नाटो मेंबर खुद डिसाइड करते हैं, 30 के 30 जो मेंबर हैं, कि किसको इसमें शामिल करना है। तो अगर यूएस चाहे भी तो हम इस पे कुछ कर नहीं सकते। बाइडेन ने हर बार ये बात कही, जो बाइडेन जो यूएस प्रेसिडेंट हैं, कि देखो ये जो मसला है बातचीत से हल होना चाहिए। और उन्होंने अश्योर किया हर स्टेप पे रशिया को कि हम किसी भी तरीके से नाटो अपने ट्रुप्स को, अपने बूट्स को ऑन ग्राउंड नहीं डिप्लॉय करेगा। लड़ाई छिड़ने के बाद भी उन्होंने बात कही कि नाटो ट्रुप्स विल नॉट डिप्लॉय ऑन ग्राउंड। हम मदद देंगे, पैसे की मदद देंगे, हथियार की मदद दे सकते हैं, लेकिन ट्रुप्स को डिप्लॉय नहीं करेंगे। बिकॉज इवन अमेरिका डजंट वांट अ फाइट वेयर रशियन एंड अमेरिकन सोल्जर्स और नाटो सोल्जर्स आर फाइटिंग फेस टू फेस। अब ये सब चलता रहा, ये पिछले साल नवंबर से जो है चल रहा है। और ट्रेनिंग के गार्ब में, ट्रेनिंग का बहाना लेके बेलारूस की तरफ से और पूरा रशिया की तरफ से, क्रीमिया की तरफ से इन्होंने शिकंजा कसना शुरू किया नवंबर दिसंबर में। 1-2 राउंड की बातचीत भी हुई, और हर एक ने कहा कि आप मिन्स्क डायलॉग पे चलिए, जो 2014 में जो पिछली लड़ाई खत्म हुई थी उसमें जो बातचीत हुई थी, कि वहां पे चल के बात करते हैं। लेकिन पुतिन जो है किसी भी बात के लिए मानने के लिए तैयार नहीं थे। पुतिन का जो एम और ऑब्जेक्टिव समझना चाहिए, पुराने केजीबी के एजेंट रहे हैं और अभी बहुत सालों से प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और उन्होंने पूरा कानून बदल के रशिया का ये इंश्योर कर दिया कि 2036 तक वो प्रेसिडेंट रहेंगे। सो ही इज अ मिलिट्री डिक्टेटर, और उनकी वो कोई डेमोक्रेसी नहीं है रशिया में। तो उनकी तो फुल जो पावर एक प्रेसिडेंट के पास या मिलिट्री लीडर के पास होनी चाहिए वो है। काफी हद तक जैसे हिटलर का हाल था जर्मनी में, वैसा ही आज पुतिन है रशिया में। तो पुतिन ने पिछले कुछ सालों में चेचनिया में, जॉर्जिया में, क्रीमिया में अपने फौजें भेज के वहां पर अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया। तो अब बेलारूस जो है उसके साथ है, वो उसका क्लाइंट स्टेट है, वो भी इसमें शामिल है। तो पुतिन कंटिन्यूसली एग्रेसिव रहे हैं इस चीज को लेके। वो चाहते ग्रेट रशियन अंपायर दोबारा खड़ा किया जाए, ग्रेट रशियन अंपायर। इकोनॉमी रशिया की कोई ज्यादा अच्छी हालत नहीं है, और गैस और फ्यूल ऑयल पे डिपेंड करते हैं एक्सपोर्ट करने पे, और काफी हद तक ये चाइना पे और यूरोप पे भी इनकी इकोनॉमी डिपेंड करती है। अभी प्रेजेंट सिचुएशन आपको पता है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने डिक्लेयर किया सुबह के 5:50 पे कि हम लड़ाई छेड़ रहे हैं, और ये पिंसर मूवमेंट्स थी चारों तरफ से, बेलारूस की तरफ से, जो ईस्टर्न साइड से, वेस्टर्न और क्या कहते हैं सदर्न साइड से, क्रीमिया की साइड से। और ये एक मैकेनाइज्ड फोर्सेस का ऑपरेशन है, ऑल आर्म्स का एक जबरदस्त ऑपरेशन लॉन्च किया है, जिसमें कि बाय सी, बाय एयर और लैंड फोर्सेस ने एकदम से अटैक किया है 3 दिशाओं से यूक्रेन के ऊपर। इन्होंने एयरबॉर्न फोर्सेस को भी यूज किया है लैंड करने के लिए कीव के आसपास, जहां से कि कुछ एयरपोर्ट्स को कैप्चर किया जा सके। अब इस लड़ाई में जो है टैंक्स लीड कर रहे हैं, साथ में इन्फेंट्री भी है, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स में, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स में है, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी है, क्रूज मिसाइल्स फायर हो रहे हैं, और जो है
उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने जबरदस्त साइबर अटैक किया, साइबर वॉरफेयर किया। 2-3 दिन पहले ही उन्होंने यूक्रेन के जो गवर्नमेंट के जो वेबसाइट्स उनको अटैक करना शुरू किया था। तो उससे उनका काफी हद तक सिस्टम जो है यूक्रेन का कोलैप्स हो चुका था। उसके बाद उन्होंने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर किया, ये डराने धमकाने की कोशिश की, और ये भी कोशिश की कि इनके प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है भाग चुके हैं या भागने वाले हैं। सिपाहियों को डायरेक्टली एड्रेस किया पुतिन ने और उनकी साइबर वॉरफेयर टीम ने कि आप हथियार डाल दें और हम जो आपको कुछ नहीं कहेंगे। लोगों को बोला आप घर से मत निकलना, हम सब मिलिट्री टारगेट्स को हिट करेंगे, आपसे दुश्मनी नहीं है। बट हो क्या रहा है, सिविलियन टारगेट्स आर बीइंग हिट। आप देख रहे हो किस प्रकार की सिचुएशन है, किस प्रकार बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर जो है मिसाइल्स दागी गई हैं। गलती से हुई है या जान करके हुई है कहना मुश्किल है, बट सिविलियन जो है पॉपुलेशन वो भी इसकी चपेट में है। अभी क्या हुआ है, शायद मिस्टर पुतिन को आइडिया था कि ये लड़ाई 48 घंटे में या 72 घंटे में खत्म हो जाएगी और हम ये शॉक एंड ऑफ की स्ट्रेटजी से ब्लिट्जक्रीग इतने पिंसर मूवमेंट अंदर डालेंगे कि कोलैप्स हो जाएगा यूक्रेन। प्रेसिडेंट या तो भाग जाएंगे या सरेंडर कर देंगे, फौज सरेंडर कर देगी, लोग सरेंडर कर देंगे, एंड वो चाहेंगे कि एक तख्ता पलट हो, एक कू हो यूक्रेन के अंदर और रशियन फेवरेबल गवर्नमेंट आए, तो उनका कुछ हद तक पॉलिटिकल और मिलिट्री एम अचीव हो जाएगा। अभी सिचुएशन यह है कि मिलिट्री एम होना भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यूक्रेन के जो लोग हैं, खासतौर पे वेस्टर्न यूक्रेन में लोग हैं जो नेटिव यूक्रेनियंस हैं, उनकी सिंपैथी नहीं है रशिया के साथ। उनकी वो बहुत ही इंडिपेंडेंट पेट्रियोटिक लोग हैं। उन्होंने 1989 में यूएसएसआर से अलग होने के लिए जिद्दोजहद करी थी। तो ये लोग किसी भी हालत में रशिया का क्लाइंट स्टेट नहीं बनना चाहते। तो उन्होंने डिसाइड किया है कि हम जो है शहरों में लड़ेंगे, गलियों में लड़ेंगे और रशियन फोर्सेस का मुकाबला करेंगे। औरतों और बच्चों को पोलैंड में, हंगरी में, रोमानिया में भेजा जा रहा है। सो मास एक्सफिल्ट्रेशन है लोगों का। एक बहुत बड़ी रिफ्यूजी क्राइसिस इज स्टेयरिंग इन यूरोप। लेकिन स्ट्रीट्स के अंदर लड़ाई शुरू हो गई है। अब क्या होता है कि घुसना आसान है दूसरे देश में, जबकि कमजोर देश में, लेकिन वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। अब लड़ाई टैक्टिकल लेवल पे लड़ी जाएगी। तो दो चीजें नजर आ रही हैं। वो ये नजर आ रहा है कि रशियन फोर्सेस टैक्टिकल बैटल से इतना अच्छा लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां आइसोलेशन हो जाता है। जब शहरों में घुस जाते हैं, अर्बन एरिया में, कहता हूं उसको फिबुआ हम कहते हैं, फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज। फिबुआ, फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया, ये बहुत खतरनाक लड़ाई होती है और हर एक के बस की बात है नहीं इसको लड़ना। टैंक आइसोलेट हो जाते हैं, एपीसीज आइसोलेट हो जाते हैं, सिपाही आइसोलेट हो जाते हैं, और जो निहत्थे सिविलियन हैं वो भी जो है इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव से, मोल्टोवा कॉकटेल से या किसी तरीके से जो है टैंकों के ऊपर आग बरसा सकते हैं। ये चेचनिया में हुआ है, जॉर्जिया में हुआ है, इराक में हुआ है, और ये पैलेस्टीन में हुआ है, और ये जो है अफगानिस्तान में भी हुआ है। तो अब जो मुझे लग रहा है टैक्टिकल लेवल पे रशियन आर्मी विल स्टार्ट टेकिंग अ बीटिंग, अगर ये स्टैंड ऑफ जिस तरीके का यूक्रेन के लोग करेंगे और यूक्रेन की आर्मी करेगी। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव होना लग नहीं रहा है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की है उन्होंने जबरदस्त लीडरशिप दिखाई है। जब जब ये खबर प्रोपेगेंडा चैनल चलाते थे कि वो भाग गए हैं या वो है, वो एकदम से अपीयर होते थे, और कई जगह तो मिलिट्री कॉम्बैट यूनिफॉर्म में दिखाए गए हैं अपने ट्रुप्स को लीड करते हुए, उनका मोराल, उनका हौसला अफजाई करते हुए, जो कि एक बहुत जबरदस्त चीज है। कीव सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो रशिया ने सोचा कि मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अटैक करूंगा, वहां पे सारी गवर्नमेंट है, सारी कंट्रीज की एम्बेसी है, लोग रोने लग जाएंगे, चिल्लाने लग जाएंगे और हाथ खड़े कर देंगे। लेकिन अभी तक कीव के सेंटर में रशियन फोर्सेस नहीं पहुंची हैं। आउटस्कर्ट्स में फायरिंग चल रही है, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी से फायर हो रहा है, मिसाइल फायर हो रही है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं यूक्रेन के जो फोर्सेस हैं वो दे आर गिविंग अ पिच्ड बैटल। दूसरी चीज क्या हो रही है, जब आप इतना अंदर घुस जाती है मैकेनाइज्ड फोर्सेस, उनको हर 24 घंटे रिप्लेनिशमेंट चाहिए। मैकेनाइज्ड फोर्सेस को लॉजिस्टिक्स कॉलम्स अपने साथ रखने पड़ते हैं, क्योंकि जिस तरीके के ये T-90 टैंक्स हैं, T-72 टैंक्स हैं, BMPs हैं, और बड़े बड़े जो इक्विपमेंट जो आया हुआ है, ये गजल करते हैं फ्यूल, पेट्रोल और डीजल। तो इनको हर 24 घंटे चाहिए रिप्लेनिशमेंट, वो मिल नहीं पा रहा है। कई जगह पे टैंक खड़े हुए नजर आ रहे हैं, रशियन टैंक्स, और उनको मारा गया बुरी तरीके से। तो ये भी हो सकता है कि उनके जो लॉजिस्टिक्स कॉलम्स हैं वो पहुंच ना पाए।
और ये अगर कर दिया, अगर इसको बीच में इंटरडिक्ट कर दिया तो बहुत मुश्किल है। फिर रशियन आर्मी कैन बी आइसोलेटेड इन पॉकेट्स एंड देन कैन बी बुचर्ड अगर इनके पास रिजर्व्स नहीं पहुंचते, ये रिप्लेनिशमेंट नहीं पहुंचती है। तो अभी लड़ाई देखते हैं अगले 24 से 48 घंटे में क्या होता है। मुझे ये लगता है कि पुतिन ने काफी नासमझी से काम किया। ये एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के ऊपर इस प्रकार से हमला बोला गया है और लोगों में बहुत ज्यादा पेन है। लोग अंडरग्राउंड बंकर्स में रह रहे हैं। भारतीय बच्चे, मोर देन 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स आर डूइंग मेडिकल एजुकेशन देयर। तो उनको वो भी बहुत कुछ तो आगे वापस, कुछ अभी रोमानिया, हंगरी की तरफ, रिफ्यूजीज की तरफ कई कई किलोमीटर पैदल जा रहे हैं। तो सिचुएशन बहुत खराब है। लेट अस वेट एंड वॉच, बट इफ यूक्रेन गिव्स अ गुड फाइट देन रशिया हैज ब्लड ऑन इट्स हैंड एंड रशिया की पूरी दुनिया में अभी बहुत जो है निंदा हो रही है और हर जगह रशियन एम्बेसी के बाहर लोग जो है रशिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सो मे बी इन लॉन्ग रन दिस माइट बिकम अनदर अफगानिस्तान फॉर रशिया। थैंक यू। जय हिंद।